कनाल्स का मामला जो है ये सियासी मामला नहीं है। वालिदैन को मालूम ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को मॉनिटर करने की बड़ी ज़रूरत है कि हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो हमें बता रहा है वो गलत है। आपकी डाइट या बच्चों की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ कवर हो। दरिया सिंध पर कैनाल मंसूबे के बाद सिंध और वफाक में दूरियां बज़ाहिर मुतालबा सिंध का भी दुरुस्त है, लेकिन चोलिस्तान की ज़मीन पर आबियारी कौमी ज़रूरत और वफाक की मजबूरी है। ऐसे में कैनाल के मामले पर मुफाहमत का ऊंट किस करवट बैठेगा, तर्जुमानी सिंध हुकूमत सादिया जावेद से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हवाकों में उड़ती लाशें, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में तारीख राहों में मारे गए पैरामेडिक्स। गजा की कहानी तारीख में काले पन्नों से लिखी जाने वाली दास्तान, जिसे अखबार आलम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बेबस और खामोश क्यों हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। दौरे न्यूजीलैंड में जीरो, PSL करीब आते ही फिर से हीरो। पाकिस्तान सुपर लीग में बस 4 रोज बाकी रह गए हैं। जुमे से क्रिकेट मेले का आगाज होगा। फैंस लीग के 10वें इवेंट में बेहतरीन क्रिकेट के लिए पुरुमीद हैं। ईद के असरात या कोई और बात, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। कराची में 650 रुपए किलो, सरकारी रेट के बावजूद कहीं भी 800 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। दूध हो, चीनी या फिर मुर्गी, इंतजामिया हर बार बेबस क्यों दिखाई देती है। और डिजिटल वर्ल्ड या नौ उम्र तलबा की खुफिया दुनिया। बरतानवी मूवी एडोलेंस ने वालिदैन के सामने छुपी दुनिया की खिड़की खोल दी है। दुनिया भर में बहस जारी है। नौ उम्र तलबा की डिजिटल सरगर्मियों को जानना वालिदैन के लिए कितना जरूरी है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीद एवरीवन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं जवाद कमाल। नाजरीन, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे जो हमने डिस्कस भी किया है, वो है हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गवर्नमेंट बनने के बाद में सोनिया ने देखा था कि एक दूसरे के साथ बड़े बगलगीर हुए, खुशकुन बयानात सामने आए क्योंकि दुश्मन एक था, लेकिन अब दोनों के दरमियान थोड़ी तलखी आ रही है। तलखी की वजह क्या है? तलखी की वजह है कि आने वाले दिनों में पानी का जो बहरान है वो संगीन होने वाला है। शायद इसी सवाल का जवाब हाँ या ना में भी हो सकता है, मगर जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे मामलात हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से पानी की मुनसिफाना तकसीम और कैनास के मामले पर सिंध हुकूमत और मुस्लिम लीग नून हुकूमत एक बार फिर आमने सामने जो आ गई है जनाब। और कैनाल के मामले पर सिंध में भी एहतजाज हो रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस हवाले से वफाक को एहतजाज का इंडिया दे चुके हैं। बल्कि वो तो ये भी कह चुके हैं कि ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है, क्योंकि इस वक्त जो अहम मसला है वो दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने पर देखने में आ रहा है, जिसमें पंजाब में 2, सिंध 1 और KP और बलूचिस्तान भी है। क्या पानी की मुनसिफाना तकसीम और कैनाल के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान बनने वाला तनाज़ा हल हो जाएगा? इस पर मजीद बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। उन्हें शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सादिया साहिबा, आखिर कैनास के मामले पर गुज़िश्ता कई दिनों से दोनों सियासी पार्टियों के दरमियान जो रहनुमाओं की जानिब से सख्त जुमलों की बयानबाजी जारी है और बिलावल भुट्टो भी इस हवाले से एहतजाज का इंदिया दे चुके हैं। आखिर मौजरा है क्या? जी देखिए, कनाल्स का मामला जो है ये सियासी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पानी सिस्टम में कम है। 6 कनाले आप कैसे बनाएंगे जब पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इंडस सिस्टम, उसमें ही पानी कम है। और हर साल इरसा ये सर्टिफिकेट निकाल के देता है सूबों को कि पानी की कमी है, उसकी वजह से आपके हिस्से का पानी आपको कम मिलेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में वाटर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा है इरसा, जब वो ये कह रहा है तो आप मजीद नई किनाले कैसे निकाल सकते हैं? राइट,
लेकिन इसका कुछ थोड़ी सी नरमी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिखाई है जब उन्होंने 4 अप्रैल को खिताब किया था। उससे पहले तो वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनके बयानात में कुछ आहिस्ता आहिस्ता नरमी आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये कह दें कि इस प्रोजेक्ट से वफाक ने इस प्रोजेक्ट को डिसोन कर दिया है। तो बहरहाल पहले ज़िंदगी और जो मौत की बातें हो रही थी, कम अज़ कम उस तरह की बातें होना कम हुई है। क्या कहीं से आप लोगों को वफाक की तरफ से इशारे मिले हैं कि हम आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट से वापसी कर लेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार सियासी जमात है, सिंध में हुकूमत है, लेकिन इशारों की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से जो राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा है हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि वाटर इशू सीसीआई में डिस्कस होना चाहिए। हमने सीसीआई के इजलास की डिमांड की हुई है। 1 साल होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनली हर 3 महीने के बाद सीसीआई का इजलास वफाक की हुकूमत को बुलाना होता है, लेकिन वो नहीं बुला रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड है कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, इसीलिए चेयरमैन साहब ने ये बात की है कि जी फेडरल गवर्नमेंट इस पर बात करे और इस मंसूबे को अरेज करे और इससे पीछे हटे, क्योंकि अगर ये कनालें बनाई जाएंगी तो जो सूबा सिंध है वो हमारा मानना है कि वो बंजर हो जाएगा। इस वक्त भी अगर सूबे सिंध में, जो मेरे पास नंबर है, कि 1,30,000 एकड़ जमीन आबाद की जा सकती है, लेकिन हम आबाद करते हैं सिर्फ 65,000। क्यों? क्योंकि पानी कम है। अब आप बताएं कि अगर आप ऊपर और 2 किनाले पंजाब में निकालेंगे, 1 केपीके में निकालेंगे, तो हम तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारी जो वो 65,000 एकड़ जमीन जो इस वक्त काबिले आबाद है। जी सादिया साहिबा, सॉरी टू कट यू ओवर हियर, बट आपके बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने कहा कि पानी की ऑलरेडी कमी है, बंजर है, हमें उसे आबाद करना है। तो जो पानी की ऑलरेडी कमी है, तो जो पानी आ रहा है वो सिंध उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करता सही तरीके से? क्यों हम उसको ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बारिशों में मतलब हम उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं ठीक तरह से कर पाए? देखिए, वेस्ट होके पानी जा रहा है मोस्टली। नहीं जी, देखिए, एक तो पहली बात ये है कि ये बहुत गलत तासुर दिया जाता है कि पानी का ज़िया हो रहा है। आप लोग, मैं मीडिया वालों को ये बात कहूँगी कि उनको चाहिए कि जहाँ इंडस दरिया जो है समंदर में गिर रहा है, वहाँ डेल्टा जो है वो ज़मीन खा रहा है और समंदर आगे बढ़ रहा है। तो बात सारी ये है कि अगर कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट है ना, हम मीडिया वाले नहीं है, हमारे सिंध के हार ही हैं जो वीडियोस बना के दिखाते हैं कि जब बारिश हुई है तो पानी की निकासी का सही तरीके से बंदोबस्त नहीं किया गया, या फिर उन्हें सेव करने के लिए कोई छोटे डैम्स नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से फसलें भी तबाह करता है। फिर यहाँ पे उतर के जब कराची में आता है तो फिर समंदर में चला जाता है, या उधर से बदीन के रास्ते में समंदर चला जाता है। नहीं जी, समंदर तो पानी जा ही नहीं रहा, समंदर तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। कितने हजारों एकड़ जमीन जो है बदीन और ठट्टा साइट पर समंदर जो है वहां तक आ गया है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं छोटे डैम, मेरा ख्याल से सिंध वो वाहिद सूबा है जहां छोटे डैम बनाए गए हैं। थर पारकर में छोटे डैम बनाए गए हैं। पानी के स्टोरेज की हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। कहीं कमी जरूर है जिसकी वजह से पानी जाया भी होता है। पानी देखिए जरूर जाया होता होगा, लेकिन इस वक्त इतना पानी जाया नहीं हो रहा। इरसा खुद कह रहा है कि इंडस सिस्टम में पानी कम है, और आपको पता है कि अब तो कल परसों, मेरा ख्याल से कल ही निकला है जो इंडस ने, इरसा ने, लेकिन सादिया साहिबा, लेकिन जो पानी आ रहा है लाइनों के थ्रू, जो पानी आ रहा है वो भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है।
आप मेरी बात शायद समझ जाएं जो मैं कहना चोरी चाह हो रही रही है हूँ। पानी की, दरमियान में पानी कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, पूरा पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? नहीं जी, देखिए एक तो पहली बात ये कि अगर आप कराची के लेवल पे बात कर रहे हैं कि पानी की कमी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो जो 6 नहरों का मंसूबा है वो बना, तो सबसे बड़ा विक्टिम कराची होगा, क्योंकि हम तो बेस ही इंडस वाटर पे करते हैं। जो है वो जामशोरों के बाद वो पानी कींजर में आता है और कींजर से वो कराची की तरफ पानी डाइवर्ट किया जाता है। तो कराची सबसे बड़ा विक्टिम होगा अगर ये कैनाल सिस्टम, जो नया कैनाल सिस्टम मुतनाज़ा जिस बिल्कुल। पे और हम मुखालफत कर रहे हैं, कराची ये सिंध का बनेगा। दारुल खिलाफा भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी शहर भी है, बिल्कुल, वो मुतासिर पाकिस्तान होगा। बड़ा शहर लेकिन अब है आप साजिद और साहब क्या दारुल खिलाफा समझती हैं, सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए? अगर वफाक चाहती है कि वो 6 कैनाल्स ना भी निकले, लेकिन वो चोलिस्तान को आबाद करना चाहती है, वक्त की जरूरत तो 91 एग्रीमेंट पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए 91 का एग्रीमेंट जो है उस पे हमारी तो पहली डिमांड ये है कि 91 के एग्रीमेंट पे 1991 के जो वाटर अकॉर्ड है उस पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। दरियाए सिंध पे मॉनिटरी सिस्टम लगना चाहिए कि किसी सूबे को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसका सिस्टम में पानी चोरी हो रहा है। दूसरी बात ये कि CCI का इजलास बुलाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को और इस मसले को फौरी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए। जी सादिया साहिबा, अब ये प्रोजेक्ट तो होना ही होना है, तो दोनों पार्टीज के दरमियान की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं निकल सकती है कि जिसपे दोनों खुश हो जाएं, विन विन सिचुएशन हो जाए? नहीं जी, देखिए हम तो विन विन सिचुएशन की बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिंध की आवाम सरापा एहतजाज है इस मामले पर, पानी के मामले पर। ये जो 6 कैनाल है, और जाहिर सी बात है कि कोई भी सूबाई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसकी आवाम जो ऑलरेडी सड़कों पर है वो जो है, जितना अगर ये मंसूबा फिलफौर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं रोका, नहीं ख़त्म किया, तो देखिए पहले ही 2 सूबों में आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिंध में भी फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि सिंध के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज हुकूमती सतह पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए हुकूमती ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज कर रही है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पानी के लिए जब कालाबाग डैम का भी मुतनाज़ा मंसूबा परवेज मुशर्रफ के दौर में उठाया गया था, तो बीबी शहीद ने खुद उसको लीड किया था। अगर फेडरल गवर्नमेंट इस मामले पर पीछे नहीं हटी तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत वाज़े है कि इस तहरीक को फिर मैं खुद लीड करूंगा, मैं खुद एहतजाज करूंगा। जी ठीक है। सादिया जावेद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सादिया साहिबा बता खुद भी एहतजाज करेंगी और सिंध हुकूमत बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर, किसी सूरत स्टेप बैक नहीं करेगी। हम तो ये चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन हो, दोनों में जो है वो कोई लड़ाई ना हो इस चीज़ को लेके। मकसद तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो, और हम भी जो हमारा मकसद है एक, वो इस वक्त है ब्रेक लेना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका खैर आफियत से दिन गुजर रहा होगा और आगे गुजरेगा भी। स्पेशली अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो जब बाद ऐसा होता है वीकेंड पे ना हम सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, और स्पेशली जो लोग नेटफ्लिक्स देखने का प्लान बनाते हैं ना, वो फ्राइडे से ही इस बात का तयन कर लेते हैं कि इस सैटरडे जो है ना वो मुझे ये वाली मूवी देखनी है। तो नेटफ्लिक्स पे इस बार एक मूवी आई है एडोलेंस के नाम से, लिमिटेड सीरीज है। आपने कब देखी है वो सीरीज? कुछ उसके एपिसोड देखने को मिली है, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त है और इस पर अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि स्पेशली उस फिल्म में ये दिखाया गया है, जो सीरीज़ है उसमें, कि जो मीडिया है वो महज तफरीह के लिए नहीं है, इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मीडिया तालीम देता है, मालूमात में इजाफा करता है। वालिदैन के लिए ये मूवी देखना सिर्फ तफरीह ही की कोई बात नहीं है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इसके लिए ये मूवी देखना आसान भी नहीं है पेरेंट्स के लिए, ये भी कम ना होगा, क्योंकि इसे देखने के लिए जो है ना बड़ा एक जिगरा भी चाहिए। इसके अंदर बहुत
ऐसे कुछ मनाजिर हैं, क्योंकि मैंने मूवी देखी है तो मैं वो देख के हैरान हो गई। सबसे कमाल की बात यह कि ये इस वक्त बरतानिया में तमाम स्कूल्स में दिखाने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन मसला सिर्फ बरतानिया के नौउम्र तलबा तक महदूद नहीं है कि सिर्फ बरतानिया में दिखा दिया तो बस काफ़ी होगा। ये पाकिस्तान में भी तमाम तालीमी इदारों को इसकी अहमियत को समझना होगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जो हमारे असातिज़ा हैं वो इस मसले को मसला समझ ही नहीं रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर तालीम डॉक्टर किरण अब्दुल सलाम। डॉक्टर किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरण साहिबा हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए स्टूडियो में। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, वालिदैन को मालूम ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर मालूम हो भी जाए तो वो समझ नहीं पाते हैं। डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें जो लैंग्वेज बच्चे यूज़ कर रहे हैं उनको वालिदैन किस तरह समझ सकें? एक्चुअली बात दरअसल ये है कि ये एक मुश्किल टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। हर किसी को जो है ना ये एक तफरीक नहीं लेना चाहिए इस मौजू को। बात ये है कि बच्चे हमारे जो है ना आजकल के वो सिर्फ दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनके दिमाग पे बहुत बुरे असरात भी छोड़ रही हैं। बिल्कुल। तो हमें एज़ पेरेंट्स या एज़ एजुकेटर्स हमें इस चीज़ को मॉनिटर करने की बड़ी ज़रूरत है। इसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इसकी है चिल्ड्रंस डिजिटल लाइफ्स। वो इनकी एक अपनी ज़िंदगी है, एक रियल ज़िंदगी है और उनकी एक रील ज़िंदगी है। REEL और REAL। वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पहले हमारे वक्तों में PTV वर्ल्ड था, ज़्यादा में ज़्यादा STN आ गया, कोई एक दो प्रोग्राम्स आ गए जो हमने देख लिए, वो हमें इन्फ्लुएंस करते थे। अब जब हम छोटे थे हम देखते थे एयरवुल्फ, हम देखते थे ये नाइट राइडर, तो छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन अब इससे बहुत ज़्यादा और बहुत गलत नेगेटिव। देखिए, अच्छाई स्लोली फैलती है, बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है। हमारे बच्चे जिस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, देखते हैं, पूरी दुनिया उनके सामने एक्सेस पूरा खुला हुआ है उनके मोबाइल फ़ोन पे, उनके स्मार्टफोन। लेकिन बच्चों को जैसे आपने कहा कि हम मॉनिटरिंग करें उनकी, बच्चे आजकल समझते हैं उनको थोड़ा सा भी उनके काम में मदाखलत करो तो वो कहते हैं कि ये तो हमें अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिस इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। बदतमीजी, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये हमारा ही कसूर है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोड़ दिया है। वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड को फॉलो करते हुए हमने जो है ना वो अपने बच्चों पे मॉनिटराइजेशन छोड़ दी। अच्छा, ये मुश्किल का कसूर है? ये मुश्किल भी बहुत है, ये मुश्किल भी बहुत है आजकल मॉनिटर करना किसी भी चीज़ को। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे कहीं ना कहीं से एक्सेस ले लेते हैं। तो हमें पर्सनल टाइम देना होगा, पर्सनल मॉनिटरिंग करनी होगी। PTA के भी रूल्स हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। PTA के क्या रूल्स हैं? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनका एक पूरा वेबसाइट है, वहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, वहाँ पे पूरी डिटेल में उनके नंबर्स। क्या साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी अभी, तो मैंने उसमें पढ़ा कि जो जेनजी है, यानी कि जो करंट हमारी जो जनरेशन है, जेनजी जिनको कह रहे हैं, जो दे आर मोर इनटू डिजिटल वर्ल्ड, वो जनरेशन जो है वो 90% उधर ही जी रही है, 10% वो हकीकी दुनिया में होती है। वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अपसेट हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और वही हैं जो जितने सुसाइडल अटैम्प्ट्स हो रहे हैं वो उनकी तादाद उनमें कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या इस चीज़ को ऐसे लें कि जो पेरेंट्स हैं वहाँ से कोई कमी आ रही है, पेरेंटिंग की तरफ से कोई कमी आ रही है, पेरेंट खुद जेनजी से इन्फ्लुएंस होकर वो भी उनको उतना ही समझ रहे हैं कि भाई ये कोई क्लास है, कोई एक स्टेट से आपका क्लास या सिंबल स्टेटस है, हम भी ऐसे यो बन के घूमेंगे तो भी हम बड़े अच्छे उसमें क्लास में एंटरटेन होंगे। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ बैठ के ये मूवी देखी जी। और उनका ये कहना था कि भाई इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉच इट विथ माय टीनेज चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी अपने अंदर। हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि किस किस्म के माशरे में बुराइयां हैं। जैसे आप कह रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसपे हम अवेयर नहीं हैं कि व्हाट डू दे एक्चुअली मीन। लेकिन हम बच्चों को आजकल समझाने की, या चले समझ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन जब उनकी ये आप जो डिजिटल वर्ल्ड उन्होंने अपनी एक बना रखी है उसमें हम इंटरफेयर करें तो वो उसे बगावत भी समझते हैं।
इसको किस तरीके से रिएक्शंस देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता कि वालिदैन उनको टोक रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब माँ बच्चों को टोक रही है कि बेटा अब खाने का वक्त है, मोबाइल रख दो, उसने इतना अग्रेसिवली रिएक्ट किया कि माँ मजबूर हो गई कि नहीं अब ये मूड ख़राब करेगा, आगे से बाप आने वाला है, फिर वो उसका भी मूड ख़राब होगा तो घर का माहौल ना ख़राब हो जाए, तो उसने उसको मोबाइल दे दिया कि चलो ठीक है। यही तो मसला है, हमने अपने रूल्स एंड कंट्रोल्स को हमने छोड़ दिया है। देखिए हम स्पीकिंग ऑफ मी, हम उस ज़माने में हमारे फ्राइडेज़ को हमारी छुट्टियां होती थी, तो थर्सडे के दिन लास्ट 2 सेशंस कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस होती थी, ठीक है ना, जिसमें हमारी टीचर्स वगैरह हमें बैठ के मॉरल वैल्यूज़ देती थी। हमने वो मॉरल वैल्यूज़ अपने स्कूल्स में, अपने हायर एजुकेशन में, आई एम सॉरी टू से, बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हमने कंपटीशन को ज़्यादा तरजीह दी है, एज को ज़्यादा तरजीह दी है, सब्जेक्ट वैल्यू को ज़्यादा, हमने मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना बच्चों में छोड़ दिया। अब आप क्या समझते हैं, हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से कोई इकदाम होने चाहिए? जैसे यूके के अंदर तो फिल्म स्कूलों हर स्कूल में दिखाई जा रही है, पाकिस्तान में तो खैर अभी हमारे शायद पेरेंट असातिज़ा ने भी इतनी ज़्यादा नहीं देखी होगी, तो और हमारी इस तरह की मूवीज़ जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखी ही नहीं जाती ना, सॉरी टू से। मतलब अभी मैं बोलूँ कि कोई आप ऐसी वहीं सी कोई मूवी उठा के देख लें, आप समझ तो रहे होंगे वो नंबर 1 पे आएगी, लेकिन हमारी जहाँ जिसमें एजुकेशन है, जो समझने की चीज़ है, हम वो वाली मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते। मैंने अपने एमफिल के रिसर्च में मॉरल वैल्यू डेवलपमेंट पे ही काम किया था, जिसमें मैंने एक मूवी प्रमोट की थी, द चिल्ड्रन ऑफ हेवन। ये मूवी मैंने कहा था कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों को दिखाई जाए ताकि उनको वो मॉरल वैल्यूज़ मिले, क्योंकि टीचर्स की तरफ से ये कंप्लेंट थी कि टाइम नहीं है, कंटेंट वैल्यू इतना बताना है कि टाइम नहीं है हमें कि हम मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करें। अच्छा, तो वो एडवांसमेंट से भी हो सकती है। बच्चों के हवाले से हमारे यहाँ पे टेलीविज़न सीरीज़ भी बहुत कम आती हैं। आपका और हमारे यकीनी तौर पर चाइल्डहुड था जिसमें कुछ कितने मशहूर तरीन किरदार हैं, तो हमें आज भी याद है। अब तो ऐसी कुछ बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं टीवी पर देखने के लिए ना, वो फिर डिजिटल वर्ल्ड पे ही जाते हैं। देखिए ब्लेम्स तो हम हर चीज़ को दे सकते हैं, पेरेंट्स भी एट ब्लेम हैं, बिल्कुल हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ब्लेम पे हैं, और सोसाइटी एज अ होल को भी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ करें, कुछ अवेयरनेस पैदा करें बच्चों में, ख़ासकर माँ बाप में, टीचर्स में। देखें ये मूवी हम मेरे हिसाब से एट स्टूडेंट लेवल तो दिखाना मेरे ख्याल में हमारे माशरे के हिसाब से भी सही नहीं होगा, क्योंकि इतना अवेयर तो हमारे बच्चे भी शायद ना हों, लेकिन टीचर्स को दिखाना बहुत लाज़मी है। पेरेंट्स को अवेयर करें, सेमिनार्स कॉल करें, पेरेंट्स को अवेयर करें, सोशल साइबर सिक्योरिटी जो है उस पे अवेयरनेस के सेमिनार्स होने चाहिए, टीचर्स शुड बी कॉल्ड इन, पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड इन, और एक कोलैबोरेटेड एफर्ट होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहबा, आपको नहीं लगता कि हमने बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी वो इतनी कम कर दी हैं कि उनके पास अब टाइम ही इतना होता है कि वो फिर सोशल मीडिया पे, अगर आप यहीं बच्चों में मैचेस, बैतबाजी का मुकाबला, उनके लिए इतना कंटेंट आप जनरेट करें खुद से कि वो इस डिजिटल मीडिया से दूर हो जाएं। हमारे यहाँ पहले मैचेस हुआ करते थे, स्पोर्ट्स डे था, अब तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करें फिर? ये तो हमारी सॉरी टू कट यू, बेंचेस पे बैठे होंगे मोबाइल लेकर। पर्पस मेड बिल्डिंग्स नहीं है स्कूल्स की, ना यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है ना। एवरीबडी शुड मेक एन एफर्ट। एक वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड रूल होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि एक स्कूल में क्या कुछ ज़रूरी है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे भी तो हम लैक करते हैं, और हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने उस दिन किसी से बात की थी इसी चीज़ पे, तो उन्होंने कहा बच्चा कम से कम बाहर तो नहीं जा रहा, सेफ तो है, घर में तो बैठा हुआ है। ये सब सारी एक्सक्यूजेस आती हैं। ये जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, यही अप्रोच तो है जो इसकी वजह से बच्चा डिजिटल मीडिया में इतना घुस चुका है कि वो 90% उसी के अंदर जी रहा है। वही बात है ना, उसको रील और रियल में फर्क ही नहीं पता। नहीं चाहते उससे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम बच्चा घर में तो है, हमारी नज़रों के सामने तो है, लेकिन वो हमारी नज़रों के सामने होकर भी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, वो कोई नशे तो नहीं कर रहा। तो ये भी डिजिटल मीडिया अपना एक नशा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर साहब, वैसे ही है ना? बिल्कुल एडिक्टिव है ये, बहुत एडिक्टिव है। डॉक्टर किरण, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप जब भी आती हैं बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेंट दे के जाती हैं, एंड आई एम श्योर कि जो देखने और सुने
उनको भी ये बात समझ आएगी कि अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। और जो बड़े हैं, जो गार्डियंस हैं, जो टीचर्स हैं, प्लीज़ वो इस वीकेंड ये मूवी ज़रूर देखें। लिमिटेड सीरीज़ हैं, देख के ज़रूर ख़त्म कीजिएगा और मूवी भी देखें और बच्चों को घुमाने फिराने बाहर लेके जाएं, बच्चों के साथ टाइम भी पास करें। और एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि जिन मुल्कों में मैदान आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल वीरान हो जाते हैं। बात मैदान की हो रही है, मैदान की हो ही गई, तो कौन से मैदान आपने आबाद किए, ज़रा बताएं तो सही, कौन से मैदान आबाद हो रहा है? में जो हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स इवेंट है PSL, उसका 10वां एडिशन होने जा रहा है। दौरे न्यूजीलैंड तल्ख यादें हैं, शीरी तो है ही नहीं। सिर्फ हम एक ही मैच जीते थे T20 का दौरा न्यूजीलैंड के अंदर, और वो भी हसन नवाज से 1 मैन शो हुआ था उसके अंदर। इसके अलावा फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले हुई थी, फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी। मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड से हारने का तो हमने ठेका ही उठा लिया हमारी टीम ने। बहरहाल PSL शुरू होने जा रहा है, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ये सारे जो हमारे जीरो प्लेयर्स हैं दोबारा से हीरो बनने वाले, और सब अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान भी बन जाते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ नया इस बार PSL में होना चाहिए कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़े? देखिए, PSL को आप नेशनल टीम की परफॉर्मेंस के साथ तो कभी भी मुंसलिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी अपनी एक नौइयत है, अपना एक मिजाज है और उसका अपना एक तरीका है। वहाँ पे आपके पास हर टीम में 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो सारे आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। तो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो भी प्लेयर्स अब PSL में खेल रहे हैं, उनको यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जैसे डेविड वार्नर कराची किंग्स के कैप्टन हैं, अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, ओपनर रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर उसके बाद जो और दूसरे खिलाड़ी दूसरी टीमों में आ रहे हैं, तो उनके साथ आप जब टाइम गुजारेंगे, कैम विलियमसन आ रहे हैं, तो हैदर साहब हम गेल, वॉटसन, पीटरसन से नहीं सीख सके, वेवन रिचर्ड से नहीं सीख सके, तो फिर इनसे कैसे सीखेंगे? देखिए, सीखने को इंसान तो किसी से भी सीख सकता है अगर सीखना चाहे। अभी एक बयान सामने आया था साउथ अफ्रीका टीम के बॉलिंग कोच यासिर अरफात का, वो कुछ दिन पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जब साउथ अफ्रीका टीम का कोच था तो उनके जो बड़े प्लेयर्स भी थे वो जब मैं कुछ बताता था उस पर अमल करते थे, जबकि पाकिस्तानी टीम का जब कुछ दिन कोच रहा तो जूनियर प्लेयर्स भी जो मैं बताता तो सीनियर प्लेयर्स के बजाय जूनियर्स भी मुझ पर हंसते थे, कहते थे तुम्हारी क्रिकेट पता नहीं कहाँ की है और हम जो खेलते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा एक मिजाज बन गया है कि हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो हमें बता रहा है वो गलत है। लेकिन अब चूंकि हैदर साहब, अभी जो हमारा दौरा न्यूजीलैंड गुजरा है ना, जिस किस्म का गुजरा है, जितनी अल्लाह नज़र बस से बचाए, जो भी परफॉर्मेंस दी है अभी शायद नज़र लग जानी चाहिए, उसको वाकई नज़र लगनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ, और अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो क्रिकेटर्स तो खैर क्या ही उनके दिल होंगे, लेकिन जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं ना, वो बड़े हसास दिल के मालिक होते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, PSL में भी इनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है, तो आपको क्या लगता है कि फिर तो क्या हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा? हम फिर रैप अप करके रख दें फिर ये क्रिकेट अपनी? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट तो खैर ख़त्म नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हमेशा लोगों के का इंटरेस्ट रहता है, और पाकिस्तान, इंडिया तो वो मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इंटरेस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ इंटरेस्ट पे तो दुनिया में क्रिकेट नहीं कह सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारे जो एसोसिएशंस हैं, हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो कंसर्न गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं। हम जब तक अपने बुनियादी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, अपने ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे और सही क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, हसन नवाज की आपने बात की कि उन्होंने एक मैच में सेंचुरी की और पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन उसके बाद वो बाकी मैच, दोनों मैचों में वो फेल हो गए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे उनको न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने समझ लिया कि कहाँ पे शॉट खेलने, उन्होंने वहां बॉलिंग नहीं। आपने और हमने ऑब्जर्व किया था हसन नवाज ने जिस तरह शॉट्स खेले थे, उनमें काफी ज्यादा सुखम थे, काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो क्या हमारे जो क्रिकेट के करता धरता है उन्होंने नहीं देखा? नहीं देखे। हमारे क्रिकेट के जो नाखुदा हैं वो, माफ कीजिएगा, अपनी सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। और एशियन क्रिकेट बोर्ड के अब तो प्रेसिडेंट भी बन गए, सरबराह भी बन गए। सईद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। सोनिया, ये दोबारा से ये जो हमारे स्टार्स हैं
कुछ दिन के बाद हम देखेंगे हम ही इन्हें दोबारा से हीरो बना रहे होंगे। हम यही कर, लेकिन हम बस ये चाहते हैं भाई कि जो स्टार्स हैं ना, ये स्टार्स रहें, इनको स्टार्स रहना चाहिए और रहेंगे ऐसे कि जब वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। खाली किसी ब्रांड के एम्बेसडर बनने से कुछ हासिल नहीं होता, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में ब्रेक भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें अच्छी अच्छी चाय मिल सके। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है चाय की, हमें एक चाहिए छोटा सा ब्रेक, चाय के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करेंगे आपकी सुबह अच्छी गुजर रही हो, लेकिन कराची वालों की सुबह बहुत ज़्यादा गर्म है और यकीनी तौर पर ये पूरा दिन मौसम गर्म ही रहेगा। गर्म मौसम शुरू हो गया है, बच्चे ख़वातीन ज़्यादातर गर्मी दाने की शिकायत, गर्मी दाने, स्किन के प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि गर्मी दाने होते क्यों हैं? गर्मी दानों का ताल्लुक शदीद गर्मी से होता है, जब धूप की तपिश है और हमें चुभन महसूस होने लगती है। बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ऐसी सूरत हाल में गर्मी दाने निकलते हैं और गर्म मौसम की जो तपिश है इसके बायस होने वाले जो जिल्दी अमराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये चीज़ एक और इस चीज़ का इशारा करती है कि गर्मी दाने सिर्फ गर्मी में निकल सकते हैं या सर्दियों में भी, और इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, हमें वो रीज़न समझना है और उस समझने के लिए हमने डॉक्टर बिलाल शम्स को, जो कि माहिर जिल्दी अमराज हैं, उनको अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा आ जाते हैं, ज्वाइन इन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आप ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे भी जब बात बता रहे थे गर्मी दानों के हवाले से, तो हम ऑफ एयर भी ज़रा बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी हम वहीं से बात शुरू करें कि गर्मी दाने जो हैं वो सिर्फ गर्मी में ही निकलते हैं या सर्दियों में भी निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। गर्मी दाने, जिसको आम जुबान में प्रिकली हीट कहते हैं, हम अपनी डर्मेटोलॉजी की टर्म में कहते हैं मलेरिया। इसमें होता ये कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना पैदा करने वाले गदूद, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो छोटे छोटे आपको टाइनी से क्रिस्टलाइन से दाने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार उसमें पस भी होता है। गर्मी दाने अमूमन बड़ों में गर्मी में निकल आते हैं, लेकिन बच्चों में सर्दी में भी निकल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो दादियाँ हैं ना, दादी अम्मा, वो बहुत केयर करती है अपने पोते नवासे की, एक्स्ट्रा केयर। वो समझती हैं कि बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है, तो वो बहुत सारी लेयर्स में बच्चे को लपेट लेती हैं। तो सर्दी के अंदर बच्चे को गर्मी लगना शुरू हो जाता है और उसको बेचारे को, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको गर्मी दाने निकल आते हैं। इसके अलावा भी गर्मी के बहुत सारे रैशेज हैं, जिसमें फॉलिकुलाइटिस है, हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, और साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं गर्मियों में। हमने देखा है बच्चों में तो खासतौर पे पस वाले दाने भी गर्मियों में निकल आते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? ये पसीना ही है या जो पसीनों वाली जगह पे जहाँ पे गर्मी वाले दाने निकलते हैं, वो तो डेफिनेटली मैंने बताया ना, वो है। इसके अलावा बच्चों को पैम्पर्स बहुत ज़्यादा पहनाए जाते हैं ना, उनको नैपकिन रैश बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो भी स्वेटिंग की वजह से ना फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। पैम्पर्स से बाहर के बच्चे, 5-6 साल के बच्चे हों, उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा देखा है आजकल दाने ऐसे निकल रहे हैं जिनमें पस पड़ जाती है, फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसकी क्या वजह है? ये आपने जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, प्रोबेबली आप इम्पेटाइगो की बात कर रहे हैं। उसमें होता ये है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो फैलता है, कंटीजियस है। अच्छा। घर में एक बच्चे को लगे हनी कलर्ड के क्रस्ट निकल आते हैं, थोड़ा बहुत पस पड़ता है उसमें, कभी कभार रसरा होता है वो पस। ये जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करते हो उतना अच्छा रिस्पांस आता है। डॉक्टर साहब, इसका रीज़न क्या है? क्या जिस्म में गर्मी की वजह से ये निकल आते हैं, या हमारी ग़िज़ा की वो जो क्या कहना चाहिए तासीर, कोई गर्म तासीर का खाना हम खा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है जो इस तरह के दाने नमूदार हो जाते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से? जी, देखिए दानों की बड़ी टाइप्स हैं। अब अक्सर जैसे जवाद ने जिक्र किया, इम्पेटाइगो बेसिकली कंटीजियस है, लगता है स्कूल में बच्चों को एक दूसरे मतलब से, किसी और बच्चे के लगे और आपका बच्चा स्कूल गया है, टच हो गया या लग गया, तो उसको भी प्रिकॉशंस क्या होंगे, किस तरह बचाया जा सकता है? आप जो है ना हाइजीन को बेहतर करें। जितना ज़्यादा आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे उतना इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आपने बच्चों के सर में देखा होगा ना, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है बच्चों को, गोल गोल पैचेस बन रहे हैं। और जब हम स्पेशल लाइट में देखते हैं तो कभी कभार वो जो पैचेस है ना, वो स्पेशल उनसे कोई ख़ास कलर की फ्लोरेसेंस भी होती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है वक्त पे कंट्रोल करना, अदरवाइज़ उसमें हेयर फॉल परमानेंट होता है उस पैच के अंदर।
जी। मतलब इस पे बाल वापस आ नहीं सकेंगे अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो ऐसे फंगल इन्फेक्शंस है स्कैल्प के ऊपर जिसमें परमानेंट डैमेज टू हेयर। रेमेडीज़ कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को, यकीनी तौर पे सुनना चाह रहा हूँ कि हर कोई डॉक्टर के पास जाना तो पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोग ज़रूर ये कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ देखा आपने भी नानियों दादियों का जिक्र किया, वो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आते हैं वो लगाने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा कुछ और डाइट के थ्रू हम बेहतर कर सकें, ये जो आपने बताया कि बालों के अंदर गैप आ जाता है या जो रैशेज हो जाते हैं। जी, डाइट की जब भी आप बात करें हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करें, यानी आपकी डाइट या बच्चों की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ कवर हो। यानी आप देख रहे हैं आजकल बच्चे जो है ना वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड। जी, चॉकलेट और वक्त हाथ में है बच्चों, चॉकलेट है, चिप्स वगैरह वगैरह, उसमें सारी वो कैलोरिक इनटेक तो पूरी हो जाती है लेकिन जो बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो आ जाती है, जैसे विटामिन्स नहीं होते उसमें प्रोटीन का वो पूरा नहीं हो पाता। तो सारी जो अच्छा, इसका एक और बड़ा, अभी हम थोड़ी देर पहले शो में बात भी कर रहे थे कि बच्चे कमरे में या घर के अंदर ही महदूद होकर रह गए हैं, उन्हें स्वेट नहीं आता, भागते नहीं है, खेलते नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है ना, बच्चे इतना एक्सर्ट नहीं करते जैसे वजह हो सकती है डॉक्टर साहब। रैश की वजह ये तो नहीं है इंडोर लिविंग बहरहाल, लेकिन जब आप गर्मी रैश की बात करते हैं ना उसके लिए एक मैंने बताया ना एक नॉर्मल हाइजीन मेंटेन रखना ज़रूरी, जिसमें आप फ्रीक्वेंटली उनको अच्छे सोप से अच्छे शैम्पू से ना उनकी वो कराया करें, वॉश करें। अब आपने सोप और शैम्पू का जिक्र कर ही दिया तो आप, हमारे यहाँ नानियाँ दादियाँ पहले कभी तो इस तरह ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन अब तो माओं को हमने देखा है कि वो पाउडर्स और क्रीम्स लगा लगा के बच्चों को बिल्कुल ही उनका कलर ही चेंज कर देती है। अननेसेसरी जो क्रीम्स लगाना है, और ये पोमेड इंड्यूस्ड जो एक्नेफॉर्म इरप्शन है, यानी आपने नोट किया होगा ना कुछ लोगों का स्किन ऑयली भी उसके बावजूद भी उसके ऊपर थोप रहे हैं लोशंस और उनको मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे भी ये आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपके मसाम बंद हो जाते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस म्याना रवि का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अगर कि हमें लग रहा है कि बच्चे को कुछ है, कोई गर्मी दाने हैं, XYZ जैसे आपने स्कैल्प में बताया, तो अपनी मदद आपके तहत नीम हकीम खतरा जान जिसे कहते हैं वो ना बने, बल्कि डॉक्टर साहब के पास जाएँ, कंसल्टेशन ज़रूर करें, खुद से कुछ ना करें। मैं तो यही मशवरा दूंगी, क्योंकि डॉक्टर बिलाल ऐसे ही है ना, खुद से कुछ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। भाई ये थे डॉक्टर बिलाल जिन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइजीन से ताल्लुक़ रखती हैं, नहाएं धोएं, खुद भी साफ़ सुथरे रहें, वैसे भी जो सफाई है वो हमारा निफ्स ईमान है। ज़्यादा क्रीम और केमिकल से बच्चों को बचा के रखें, बिल्कुल 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 ऐसे ही। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बिलाल आपके आने का। और मैं भी बता दूं कि डॉक्टर साहब की फ़्लाइट है, लेकिन उसके बावजूद वो आप सबसे मिलने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए स्पेशली वो यहाँ पर आके बैठे, इसलिए अगेन थैंक यू सो वेरी मच। अब जो है ना वो डॉक्टर साहब की भी फ़्लाइट है और हमारी भी फ़्लाइट है, ब्रेक की फ़्लाइट है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गज़ा की कहानी तारीख़ में काले पन्नों पर लिखी जाने वाली दास्तान बन रही है। अगर ये तस्वीर और मनाज़र कैमरे की आंख में कैद ना होते तो शायद आने वाली नस्लें इस बर्बरियत की कहानी पर कभी यकीन ना करती जिसे दौरे हाजिर के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल, अरब हो या अजम सभी बेबस हैं। सरहदों, मसलकों, कवानीन की जंजीरों में बंधे करोड़ों मुसलमान बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और ये मंजर देख रहे हैं। इसराइली जारहियत को रोकने वाला आज कोई भी नहीं है। आज भी गज़ा में 100 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया गया है। 18 मार्च को एक तरफा तौर पर गज़ाबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 1309 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 3184 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से बढ़ चुकी है। गज़ा की पट्टी में जो हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, इस पर नकल मकानी की एक और लहर ने जन्म लिया है, जिससे 1,42,000 अफराद मुतासिर हुए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 1.9 मिलियन अफराद को बेघर कर दिया गया है और इसराइल के जो जंगी जराइम हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब, वेलकम टू द शो।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। जो वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं वो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। वो इतनी हैबतनाक और दहशतनाक हैं कि यकीन जानिए जब मैंने उस वीडियो को देखा मैं पूरा देख भी नहीं सकी। मेरी आंखों में पानी उतर आया और मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं कर सकी। हम तो एक आम इंसान है ना, वहाँ जो लोगों पे गुजर रही होगी उसका तो हम अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते। उस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर पा रहे। हम तो सिर्फ देखते हैं और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। क्यों आलमी मीडिया, आलमी अक़वाम मुत्तहिदा, ऊपर के तमाम वो लोग जो कर सकते हैं, जो आवाज़ उठा सकते हैं, सब के सब क्यों खामोश हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जंग जो है ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही तारीखी जंग भी है और बैक वक्त 3 महाजों पे लड़ी जा रही है। पहला महाज जिसकी तस्वीरें, विजुअल और वीडियोस आप देख रहे हैं, यकीनी तौर पे ये जो मगरबी इंसानी हुकूक हैं, कवानीन हैं और जवाबित हैं और आलमी इदारे हैं जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद मगरबी ताकतों ने कायम किए थे, जिससे इंसानियत जो है ये उम्मीद रखती थी कि वो अमन को कायम करेंगे, इंसानियत को महफूज करेंगे और आलमी अमन और सलामती का एक दौर शुरू होगा, उसकी हकीकत जो है वो आज दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन्होंने जो कुर्बानियों की अजीम मिसालें कायम की हैं, जो अज़्म हौसला और सब्र तहम्मुल उन्होंने दिखाया है इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे जुल्म जबर का, उसकी भी तारीख में कम ही मिसालें मिलती हैं। 50,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के खुद अपने कारकुन और वर्कर्स भी शामिल हैं, हज़ारों बच्चे शामिल हैं। अच्छा, तीसरी बात जो आपके सवाल से मरबूत है वो ये है कि दर हकीकत ये इंसानी ज़मीर का एक टेस्ट है, ये गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट, कि इंसानियत इस वक्त कहाँ खड़ी है। क्या वो ज़ाती मफाद के लिए खड़ी है? क्या वो नस्ल परस्ती पर मबनी है? क्या इंसानी कवानीन, इंसानी इदारे, इंसानी जो जवाबित हैं, अखलाकियात, वो वाकई इंसानियत को प्रोटेक्ट और इज़्ज़त, उनके जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने में कामयाब है या नहीं? तो ये हकीकत जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अगर आप अपनी भी तारीख देखें तो उससे बहुत मिलती जुलती है, लेकिन हम चूंकि तारीख को भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 1971 की जंग के बाद हमारा आधा मुल्क हमसे जुदा हुआ तो यही आलमी ताकतें जो थीं वो हमारे मदद को नहीं आई और हमारे स्पेयर्स तक 1965 की जंग में बंद कर दिए गए। उसके बाद फिर हमें ये रियलाइजेशन हुई कि हमने अपने जोरे बाजू पे भरोसा करना है, एक एटमी ताकत बनना है, क्योंकि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कोई कौम भी जो है कि किसी भी उसूल पे खड़ी हो, जब तक वो कमजोर है तो वो आलमी ताकतों के रहमो करम पे है। ये वो तारीख साज और तकलीफ दे सबक है जो हमने हासिल किया है। दुनिया 2 हिस्सों में बिल्कुल बढ़ चुकी है। फ्रांस हमलों पे देखा हमने, आधी से ज्यादा दुनिया जिनमें मुस्लिम ममालिक की क्यों ना उन्होंने डीपीज लगा ली थी, लेकिन अब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ओआईसी के किरदार को आप इस सूरत हाल में किस तरह देखते हैं? 57 इस्लामी ममालिक है। देखिए, इसमें 3 एतबार से इस मामले को देखा जाता है। एक तो आलमी सतह पे आपने देखा कि जो फ़लस्तीनी जुल्म का निशाना बन रहे हैं उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ स्ट्रीट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, बाज़ारों में उठाई जा रही है। अवामी सतह पे जो रद्द अमल है वो मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों के साथ है और जो सहूनी जुल्म सतम है उसको कंडेम करता है। लेकिन जो ममालिक हैं, यकीनी तौर पे जो मगरबी ताकतें हैं वो मुकम्मल तौर पे पुष्ट पनाही कर रही हैं इस पॉलिसी के यहूदी जो आबादकारी की है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है। और हर हथियार जो इन मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वो मगरबी ताकतें इसराइल को फराहम कर रही हैं। अब हम इस्लामी दुनिया की तरफ आते हैं तो इस्लामी दुनिया भी जो है हकीकत ये है कि वो 3 ब्लॉक्स में बटी हुई है। पहला ग्रुप जो है वो उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जंग ख़त्म हो और कब वो इसराइल के साथ नॉर्मल रवासिम जो है वो इस्तवार कर सकें। और इसमें से कई ममालिक के ऑलरेडी जो है वो सफारती और दिफाई और इंटेलिजेंस के रवाबित इसराइल के साथ मौजूद हैं जिसको अवाम नहीं जानती। दूसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो मगरबी ताकतों से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते।
और पीछे जो तीसरा ग्रुप रह जाता है वो चंद उन ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है उन पर मुश्तमिल है, जो कि उसूल, इंसानियत, आलमी कवानीन के लिए खड़ा होता है। और कोई भी ऐवान, चाहे वो OIC का हो, अक़वाम मुत्तहिदा का हो, सिक्योरिटी काउंसिल का हो, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा का हो, आलमी अदालत इंसाफ का हो, वहाँ पे वो हमारे फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाता है और उठाता रहा है और इंशाअल्लाह उठाता रहेगा। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी हुई है, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जो जिस तरह नेतन्याहू ने किया, अगर इसी तरीके से हमास की तरफ से या फ़लस्तीनियों की जानिब से किया जाता तो एक वावेला मच चुका होता अब तक। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आलमी कवानीन हैं वो एक बड़े अजीम फिलोसफर ने कहा था कि जो कवानीन होते हैं ना, वो मकड़ी का वो जाला होता है जो कि कमजोर को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो उसको तोड़ के गुजर जाता है। तो ये आलमी कवानीन भी इसी नौइयत के हैं कि आलमी ताकतों के ऊपर इनका अमल दरामद कम होता है और जो कमजोर तरक्की पजीर ममालिक हैं उन पे दबाव डालने के लिए इन कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हकीकत है। अलबत्ता इससे सबक हमें दो मिलते हैं। एक तो ये है कि हमारी जो इंसानियत है और पाकिस्तानी कौम है, हमारी हुकूमत है, अफवाज है, जिस तरह भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, वो भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं उनको। और हमारा जो मौक़िफ़ है इस मसले के ऊपर, वो चार बहुत देरपा और देरीना उसूलों पर मबनी है। नंबर 1 ये कि जंग बंदी का फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 2 के तमाम जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसकी जो सप्लाई है फ़लस्तीनियों को और गज़ा में फौरी तौर पर यकीनी बनानी चाहिए, उसकी इंटरप्शन बंद होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, बिल्कुल जिस तरह मसले कश्मीर है उसी तरह उसके मुताबिक एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुनक़सिम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए। और चौथी बात कि उसका मुस्तकिल जो दारुल खिलाफा है वो बैतुल मुक़द्दस पर मबनी होना चाहिए। तो ये जो चार उसूल हैं, इसमें पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। और इंशाअल्लाह हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की जिस तरह भी मदद हो सकेगी करेंगे। पाकिस्तानी कई जो दर्द दिल रखने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा दफ्तर खारजा है और कई इदारे जो हैं वो मुसलसल जो है ह्यूमन राइट्स के इदारों में भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, फूड है, राशन है, अद्वियात है, उनकी जो सप्लाई है वो इनडायरेक्ट तरीकों से गजा के मुसलमानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब, मैं बस जाहिर सी बात है टाइम की किल्लत है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है, बस मैं जाते जाते आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगी। जितनी भी बातें आप कर रहे हैं 100% दुरुस्त हैं और अल्लाह करे कि ऐसा हो। हम सब उन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। आप यकीन जानिए, जब से अभी जो रीसेंट वीडियो वायरल हुई है उस ब्लास्ट की, जिसमें वो ब्लास्ट हुआ है और जो डेड बॉडीज़ हैं बच्चों की और जिस तरह से वो हवा में उछलते हुए उन्हें दूर तक देखा जा सकता है, मेरे ख्याल से जो भी दर्द दिल या थोड़ी सी भी हमदर्दी और इंसानियत रखने वाला होगा ना, वो ज़रूर इसके लिए प्रोटेस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, उस पर बात करेगा। मैं जाते जाते आपसे ये सवाल दोबारा करना चाहूँगी कि आपको अभी भी लगता है कि इस दर्दनाक और सफाक वाक़े के बाद अब कोई स्टैंड लेगा, अब कुछ होगा उन बहन भाइयों के लिए, कि अब दोबारा वो बम ना फटें, दोबारा वो सफाकी नहीं देखनी हमें? देखिए, तो मुख्तसरन मैं वक्त की किल्लत की वजह से 3 एस्पेक्ट्स इसका जवाब दूंगा। पहली बात ये है कि जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, मैं उनके जज्बे हुर्रियत और आज़ादी और सब्र तहम्मुल को सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि कई फ़लस्तीनी लीडर्स ये कह चुके हैं कि हम जो है फ़लस्तीन की जो आज़ादी की जंग है वो लड़ने, कोई हमारी सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये हमारा फ़र्ज़ और जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये है कि जो मुसलमान दुनिया है और साथ ही साथ इंसानियत में भी जो लोग उसूल और अखलाकियात के ऊपर बिलीव करते हैं, वो इनके साथ खड़े हैं, उनके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। अलबत्ता जो मगरबी ताकतें हैं वो भरपूर अंदाज में दिफाई और माशी पुश्तपनाही इसराइल की कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब तक के मुसलमान दुनिया मिलकर OIC के प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां नहीं लगाती और उसको माशी दिफाई नुकसान नहीं पहुंचाने की सलाहियत इख्तियार करती, उस वक्त तक इस बात की तवक्को करना कि इसराइल का हाथ रोका जाएगा, इसके इम्कानात कम है। अलबत्ता इंसानियत की सतह पे जो उनकी सपोर्ट है, सिफारती मदद है, इखलाकी मदद है, उनकी अद्वियात और खुराक की फराहमी है, उसमें यकीनी तौर पे हर मुसलमान और हर
इंसानियत पर बिलीव करने वाले इंसान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और आई एम श्योर कि वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार, अपने ख़यालात रहे थे। वो कह रहे थे कि आलमी दुनिया को अब आगे आना होगा, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है अब और हमेशा ही करता रहेगा फ़लस्तीन। ऐसा ही, और पाकिस्तान जो है वो बहुत और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान टीम एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म है। 12 अप्रैल से उज़्बेकिस्तान में एशियन इवेंट होने जा रहा है, एशियन कप इवेंट, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द जो है वो शिरकत करने जा रहा है। किक बॉक्सिंग का 8 रुकनी वफ़द जो है क़यादत फ़िदा हुसैन साहब कर रहे हैं। फ़िदा हुसैन बलोच उनका नाम है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में अदनान अफरीदी, बख्तावर, हुरैन, आयशा, लारेब और अनफाल समेत दीगर और कई खिलाड़ी भी शामिल हैं। बिल्कुल, इनकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है, इन सब से आपकी मुलाकात करवा लेते हैं। फ़िदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, अदनान अफरीदी मौजूद हैं, आयशा बलोच और अनफाल फैसल भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। सबसे पहले मेरा ख्याल में कोच से आगाज़ करना चाहिए, जिनकी काविशें हैं, कोशिशें हैं, जिनकी बदौलत ये जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चों पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िदा हुसैन है। मैं बेसिकली तो बॉक्सर हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। तो हमारे 2020 में जब हमारे क्लब में एक नेशनल गेम हुआ था ताइक्वांडो का, तो यूसुफ जो ताइक्वांडो का एक प्रेसिडेंट है उसने करवाया था। तो सिंध की टीम में गर्ल्स नहीं थे, बाकी तीनों सूबे से गर्ल्स आए हुए थे। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास गर्ल्स हैं तो आप इनको ताइक्वांडो खिलाओ। मैंने कहा हमारे गर्ल्स को किक मारने की प्रैक्टिस नहीं है, बॉक्सर बेसिकली है। तो इसने कहा मुझे सिर्फ आप 10 मिनट दे दो, मैं इनको ज़रा आइडिया दूंगा। तो हमने उनसे 10 मिनट लिया, तो उसने आइडिया दिया उनको। तो हमारे बॉक्सर जिसमें आशा थी और एक समिया थी, एक सार जो भी सार भी जा रही है, और 2 बॉक्सर है, एक मेविश और एक समिया, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। तो वो किक बॉक्सिंग उन्हें ससुराल में काम आएगी। हाँ, तो उन लोगों ने जब परफॉर्मेंस दिया वो पैनल तक पहुंचे, क्योंकि इनके पास किक तो बॉक्सिंग की किक मारने की इतनी सेंस नहीं थी, मगर पंचिंग वो अच्छा चलाते थे। पंचिंग के ज़ोर पे उस लोगों ने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सिंध दूसरे नंबर पे आया, पहले नंबर पे बलूचिस्तान आया सिंध से। फिर मैंने उनको जस्ट किया कि इनमें कुछ सलाहियतें हैं, तो क्यों ना इनको बॉक्सिंग के साथ साथ किक बॉक्सिंग में भी लाया जाए। किक बॉक्सिंग में भी लाया तो दोनों ट्रेनिंग में साथ करता गया। तो जिसमें आज ये वो आए यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज ये उज़्बेकिस्तान टीम हमारी ज़बरदस्त। भाई आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, मैं ये देख रही थी भाई, ये एक इंतहाई भारी सी बेल्ट, ये देखिए, ये बेल्ट जो है वो इंतहाई भारी सी एक रखी हुई थी और ये अदनान ने जो है वो जीती है। तो अदनान भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बेल्ट के लिए। किस हवाले से, किस इवेंट में ये बेल्ट जो है वो आपको मिली थी, थोड़ा सा बताइए। ये नेशनल चैम्पियनशिप थी एबटाबाद में, जिसमें 4 सूबे आए हुए थे। जिसमें मेरी पहली फाइट हुई KPK के साथ में जीता, दूसरी जो हुई क्या है इस्लामाबाद के साथ, जिसमें मैं विन किया और बेल्ट टाइटल भी मिला। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग जो वर्ल्ड जंग सनाती गेम्स है उसके लिए हम सिलेक्ट हुए बाहर हो उज़्बेकिस्तान के लिए जी। फिर 1 नवंबर हम पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान गए वर्ल्ड मार्शल आर्ट खेलने, वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम, जिसमें मैंने एक गेम जो किक बॉक्सिंग है उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया और एक जो गेम है जिसको अर्तगुल गेम कहते हैं, अच्छा, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, तो ये सारे मेडल्स जो आप टेबल पे इस वक्त हमारे सामने रखे हुए देख रहे हैं ना, माशाल्लाह इतने सारे, ये सारे जो है वो अदनान के हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे मेडल्स इस तरफ भी हैं। तो जरा यहाँ पे भी चलते हैं। आपके ये मेडल या आयशा के? आयशा और अनफाल है ना। आप आयशा आपका नाम है, आयशा आपका नाम है और आपका नाम है अनफाल। आप कितनी बड़ी हैं? पहले अपनी उम्र तो बताइए ज़रा। आप 13 साल की और आप 18 साल की। कैसे आपको ये शौक डेवलप हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि इस उम्र की बच्चियां तो अभी मेहंदी लगाना और वो DIY या स्कूल इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं। आप दोनों को आप बताएं कैसे शौक डेवलप हुआ? आपसे पहले पूछते हैं। मेरे मामू ये बॉक्सिंग क्लब में आते थे तो 2-3 दफ़ा वो मुझे अपने साथ क्लब में लेके आए। अच्छा। तो फिर मैंने क्लब में ये छोटी लड़कियों को देखा तो मेरे को भी शौक हुआ आपको कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो फिर आपने वहाँ पे किया तो आपको लगा कि आप कर सकती हैं, तो फिर आपने ज्वाइन किया वो। और आपको कैसे शौक हुआ?
मुझे भी जब गली में रोड पे लड़के खेल रहे थे तो मुझे वहीं से शौक चला कि मैं भी बॉक्सिंग किसी लड़के को पीटा था फिर शौक आया? आपने कहा हाँ मैं पीट सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, फिर ऐसा हुआ था? नहीं, पहले सीखा, बाद में पीटा। बाद में पीटा? किसको पीटा है भाई, किसको पीट डाला? अपने गले के लड़कों को। अपने गले के भाई? वैसे लड़ाई में या फिर ट्रेनिंग का हिस्सा था ये? नहीं, लड़ाई था। अच्छा भाई, ये तो आम तौर पर भी जो है वो अपनी बच के रहे भाई, सारे गली के सारे लड़के जो है बच के रहे। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अभी, अब चूंकि हम इंटरनेशनल इवेंट आप लोग खेलने जा रहे हैं, उसके हवाले से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे होंगे। क्या पार्ट होता है ट्रेनिंग का? सिर्फ दौड़ लगाना या इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह भी जाते हैं? इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग होती है। इस बार तो हमने रमज़ान भी जो है ना ट्रेनिंग, पूरे रमज़ान ट्रेनिंग की है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि शो ही छोड़ा है। ईद के तीसरे दिन भी ट्रेनिंग की है। तो अभी भी बच्चे इतनी जल्दी आ रहे हैं कि बस हमने जाने और हमने सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। कल इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, मगर फिर भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की। कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं आप? हम लोग टोटल 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। 2 घंटे सुबह, 2 आयशा और फिदा, आप लोग भी 2 घंटे? आयशा और इनफाल, फिदा साहब। आयशा कितने घंटे? अदनान भाई किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है तो अदनान भाई और उस्ताद देते हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों का भी? क्योंकि बाकी तो फिर वो गली में ट्रेनिंग करती रहती है ना। बताया तो है उन्होंने अभी आपको कि गली के वक्त जब 2 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ करते हैं, जब फिदा साहब फिर घर जाके ट्रेनिंग, भाइयों के साथ भी ट्रेनिंग हो रही होती है? नहीं, उनको नहीं मारती हूँ क्योंकि मेरे जो भाई है ना उसका पता नहीं क्या होता है। जब मैंने उसको एक मरतबा मारा था, उसकी सांस ऊपर गई थी, तो मैं उनको नहीं मारती हूँ। अच्छा, इसलिए अब आपने कहा भाई को छोड़ दो, बाकी गली के लड़कों को पकड़ो। अच्छा फिदा हुसैन साहब, कोई भी खेल हो उसमें उस्ताद का, कोच का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जैसे देखते हैं फुटबॉल या हॉकी, इस तरह के इवेंट जो होते हैं, कबड्डी वगैरह, उसमें कोच बाहर ही खड़ा हुआ आवाज़ें दे के गाइड कर रहा होता है। इसमें भी आपका यकीनी तौर पर रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। आप अदनान को या आयशा को या इरफान को कुछ बताते होंगे कि ये वाला गुल इस्तेमाल, इसकी इजाज़त होती है आप लोगों को? जी हाँ, वैसे तो वर्ल्ड में इसकी इजाज़त नहीं है। हमें एक मिनट मिल जाता है, एक जैसे 3 राउंड होते हैं तो 1 राउंड मिल जाता है। जब ब्रेक हो जाती है उसमें हम इसको, जब सामने वाले ड्यूरिंग द फाइट आप कुछ नहीं कह सकते? ड्यूरिंग द फाइट हम लोग कुछ नहीं सीखते। यहाँ ऑडियंस वाले आवाज़ देते हैं, हम ऑडियंस वालों को बताते हैं आप ये इस तरह मोटिवेट करो ताकि जो पंचिंग चलाना हो। हम फिर उनको बताते हैं कि उनमें क्या खूबी है, आप में क्या कमज़ोरी है और उसमें क्या कमज़ोरी है, आप कहाँ पर अटैक करना चाहिए, जो आप अपने पॉइंट लेओगे और अपने आप को किस तरह सेव करोगे। जब ब्रेक होती है हम उसको बताते हैं। वैसे कंटिन्यू भी जो है ना, हमारे आई कांटेक्ट इनके साथ चलता रहता है गेम के दौरान। और इसको हम लोग पहले भी जैसे ट्रेनिंग के वक्त हम लोग उनको इस तरह ज़हन इनके बनाते हैं कि कौन से पंचिंग में किस तरह निकलना है और कौन से किस तरह अपने आप को सेव करके उस पर अटैक करना है। तो ये एक्सरसाइज के दौरान हम इसको बताते रहते हैं और इनकी दिमाग को इस तरह बनाते हैं कि ये मार खाएं और उस बर्दाश्त करें और उससे अच्छा ज़र्ब उससे लगाएं ताकि उनकी पॉइंट अच्छी बने। चले मैं चाहूँगी कि इनके मेडल्स भी जो है ना वो हम ज़रूर दिखाएं। ज़रा बेटा अपने मेडल्स तो दिखाएं, उठाएं ज़रा, दिखाएं कितने सारे मेडल्स जीते हैं। ज़रा फोकस करें, वो इतने माशाल्लाह जीत के आई हैं कि वो हाथ भर गए उनके। ये देखिए, इतनी तो उम्र नहीं है इनकी फिदा की, जितने इनके पास मेडल्स हैं, उनका जितना वजन है ना, ये उतने उससे कहीं ज़्यादा ये हैं सारे माशाल्लाह से। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा हो आयशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सामने वाला जो आपका टारगेट है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, मतलब उससे आप फाइट नहीं जीत सकती हो, तो फिर क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि उसको प्रेशर में लाया जा सके? अगर मैं इस बार आ गई ना, तो फिर मैं उस्ताद से ट्रेनिंग होगी, उस्ताद के आज मैं आ रही हूँ, उस्ताद मुझे ये बताएगा कि बेटा आप इस तरह आ रही हो, मैं आपको बताऊंगी तो अगले फाइट में आपको इस तरह मारना है। अगर वो आपके ऊपर चढ़ाई कर रही है तो आप ऐसे मौका निकालो और उसको ऐसे मारो। ज़बरदस्त। अब ये सारी टेक्निक सीखनी है और गली के लड़कों के अलावा भी जो है ना उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन में करना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा साहब, सबसे पहले तो आपका कि आप इनको ट्रेन कर रहे हैं, अदनान आपका, आप बच्चियों का भी, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अभी से मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं, जिस मैदान में जाते हैं, छा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से आते हैं और क्योंकि ज़बरदस्त से कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद गुजर गई है लेकिन हमारे बाज़ारों में ऐसा लग रहा है कि अभी तक ईद नहीं गुजरी है। महंगाई उरूज पर है। कराची से लेकर कश्मीर तक मुर्गी की कीमतों को ख़ास तौर पर लग गए हैं। जी हाँ, रमज़ान में 650 रुपये किलो मुर्गी का मिलने वाला गोश्त अचानक से एक हफ्ते में 800 रुपये से भी ऊपर चला गया है और इंतज़ामिया शायद अब तक ईद की छुट्टियों में ही मसरूफ़ है, वरना सरकारी कीमत तो 650 रुपये मुकर्रर है, मगर मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का मिलने वाला गोश्त 850 से कम पर दस्तयाब ऐसा ही है, जबकि बोनलेस 1200 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। जी आपने सही सुना, 1200 रुपये किलो। लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के साथ साथ छोटे बड़े शहरों में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी फरोश माफिया के हाथों में अब तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लूट के ले गए हैं। आखिर मार्केट में महंगे गोश्त की वजूहात हैं क्या? इसी पर बात करने के हमारे साथ कौन मौजूद है? अब्दुल सलाम दादा भाई, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम दादा भाई साहब अपना शो में हमें कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल सलाम साहब, हम देखते ये हैं कि हर त्यौहार के बाद, उमूमन ये तासुर है पाकिस्तान के अंदर, हर त्यौहार के बाद मुर्गी की कीमतें ख़ास तौर पर आसमानों पर पहुंच जाती हैं। क्यों? ये इसको इस तरह ना लीजिए, इसको इस पैराए में लीजिए कि इस वक्त जो मुर्गी की कीमतें बढ़ी हुई हैं वो सप्लाई एंड डिमांड का गैप है। हमारे यहाँ शादियों का सीज़न जो पीक सीज़न है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये अभी ही ख़त्म हुआ है। मुर्गी जो पीछे से आ रही है वो बहुत महंगी आ रही है। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने आज से 1.5-2 साल पहले सोयाबीन मील पर पाबंदी लगा दी थी। जो पोल्ट्री फीड है उसमें 80% जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इम्पोर्टेड है, इल्ला मेज़ के, एक्सेप्ट मेज़, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेड हैं। और सोयाबीन मील वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जब गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई तो जो चेन मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, बर्ड ग्रोइंग का, रेजिंग का, वो मुतासिर हुआ है। ये रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक पेरेंट बर्ड होता है, फिर ब्रीडर, फिर ब्रॉयलर, ये पूरा मैकेनिज़्म है, वो डिस्टर्ब हो गया है। गवर्नमेंट ने सोयाबीन सीड पर से तो पाबंदी हटा दी है, सोयाबीन मील पर से पाबंदी नहीं हटाई। तो ये वजह है। लेकिन अगर ये जो आप बता रहे हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस है क्या ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था इसको ठीक? क्योंकि ये जो शिकायत है ये अभी कोई ताज़ी शिकायत नहीं है, ये तो बरसों से चली आ रही है कि हर त्यौहार पे, हर कोई शादी हो या कोई मतलब हर कोई अहम कोई हमारा कुछ आता है, ईद आ गई, स्पेशल ईद को लेके, क्योंकि अभी रिसेंटली गई है ईद तो मैं इसीलिए एग्जांपल दे रही हूँ। हम पहले से इस प्रोसेस को क्यों नहीं करके रख रहे? सोनिया, बात दरअसल ये, आप जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रही हैं उसकी टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिटियरिंग, ठीक है ना जी। मैं कतन उसको डिनाई नहीं करता। रमज़ान में फलों में ऐसी क्या आग लग जाती है कि 300, 400, 500% फलों में डालें। प्रॉफिटियरिंग तो अपनी जगह पर है। ये बात तो हम कई दफ़ा ऑन एयर कह चुके हैं कि भाई कम अज़ कम मजहबी त्योहारों के तकद्दुस को मलूज़ खातिर रखा जाए। लेकिन आई मीन गोज़ विदाउट सेइंग के फल हों या अशिया खुर्दोनोश जो भी हों, खास तौर पर ये ज़रूरी अजनास जिनका बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉमन मैन जो है वो उनको पर लग जाते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त मुर्गी का रेट है 850 रुपये किलो, और वो भी नेट रेट नहीं है, ये जिंदा मुर्गी का रेट है। अगर आप नेट लें तो वो उसका इफ़ेक्ट आता है 1200 से 1300 रुपये बोनलेस जिसे कहते हैं जी पर केजी। उसकी बेसिक वजह ये है कि पीछे से मुर्गी बहुत महंगी आ रही है। देखिए, रिटेलर तो अपना प्रॉफिट रख रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ ओरिजिन से या सोर्स ही महंगी मिलेगी, क्या तो क्यों डॉक्टर साहब पीछे से क्यों महंगी आ रही, क्या वजह? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो
गवर्नमेंट पॉलिसी थी टू बैन सोयाबीन मील, ये इसने जो प्रोडक्शन चेन मैकेनिज़्म है उसको इफ़ेक्ट किया। अब पोल्ट्री बर्ड की बर्थ और ग्रोथ का जो टाइम फ्रेम है उसको तो कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है वो जब इफ़ेक्ट हुआ तो रेट्स भी इफ़ेक्ट हुए और कंज्यूमर भी इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन ये साइकिल जो है ये चला चला आ रहा है, इसके अगर चलें ठीक है, सप्लाई चेन आपने जितनी बातें पहले भी हमें आके आपने बताई थी, अभी भी आप मुझे ये सारी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला क्यों नहीं है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि अगर एक चीज़ इसकी कमी आ रही है, वो बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ में से है आपके, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? उसके ऊपर कोई प्रोसेस, कोई लॉ डिज़ाइन क्यों नहीं हो रहा? कोई आगे तक बात क्यों नहीं की जा रही? सोनिया देखिए, आवाज़ तो उठाई जा रही है, मुस्तकिल उठाई जा रही है। ये हुकूमती इदारों को अच्छी तरह से पता है कि पोल्ट्री जो है वो 60% ऑफ द कंट्रीज़ प्रोटीन्स नीड्स को पूरा करती है, और अगर ये पोल्ट्री ना हो तो आप यकीन जानिए जो अदर फॉर्म्स ऑफ वाइट मीट हैं या रेड मीट हैं, प्रोटीन्स जो हैं उनकी प्राइजेज़ बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मटन, बीफ, फिश, ये जो हैं इनकी प्राइजेज़ जो थमी हुई हैं उसकी बेसिक वजह पोल्ट्री है, which actually caters 60% of the country's प्रोटीन नीड्स। वो खुद इतना महंगा है कि लोग फिर मुर्गी पे ही इत्तेफाक करते हैं। ये कतन डिनाई नहीं कर रहा कि हमारे यहाँ प्रॉफिटेरिंग होती है, हर शोबे में होती है, हर चीज़ में होती है, लेकिन यहाँ पर जो इतना एग्जॉर्बिटेंट रेज हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि 850 रुपये किलो मुर्गी मिलेगी, विच इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन मैन। बंदा कैसे खाएगा 850 रुपये तो मुर्गी? कैसे जी, मैं यही मतलब कैसे इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत बेबस क्यों है, आप क्या समझते हैं? जी, इसकी कीमतों को हुजूर इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि गवर्नमेंट पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठे, उनकी जो उनके जायज़ मुतालबात, उनके जेन्युइन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। अब तक क्यों नहीं बैठी हुकूमत? ये नया टॉपिक तो है नहीं कि अभी अचानक से हमें पता चला। हर साल हर महीने जैसी कोई त्यौहार आया, इस बार ऐसा पहले क्यों नहीं आया? इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि इंतजामिया को भी शामिल किया हुआ इस मुर्गी माफिया ने, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए? देखिए, मैं कतन रियासत, हुकूमत या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ना बात करता हूँ ना करूँगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक दुकानदार कहता है मुझे पीछे से ही चीज़ महंगी आ रही है, तो कमिश्नर कराची साहब, मैं तो कराची में हूँ लिहाजा कमिश्नर कराची की बात करूँगा, जो कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के डायरेक्टर जनरल भी हैं, हेड हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो दुकान तो बंद कर सकता है लेकिन नुकसान में तो नहीं बेचेगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है। इशू ये है कि इस का तदारुक लॉन्ग टर्म यही है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि पोल्ट्री की मास प्रोडक्शन हो, जितनी मास प्रोडक्शन होगी उतनी ही कंज्यूमर को चीज़ अवेलेबल एक रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। एक और चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पोल्ट्री फीड में 80% चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, ठीक है, उस पर 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है अमाइनो एसिड्स पर, 18% सेल्स टैक्स है। गवर्नमेंट इसको रिकन्सिडर करे, जितनी सस्ती फीड आएगी उतनी ही सस्ती जाएगी फार्मर को। हुकूमत का रोल है कि एसोसिएशन वालों के साथ। वैसे अब्दुल सलाम दादा भाई, वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अभी बस हम यही दुआ करते हैं कि चीज़ें अच्छी तरफ जाएं, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, और आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। और अब हमें भी रिलीफ मिल चुका है क्योंकि अब टाइम जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अपना रखना है बहुत ख्याल, अपने आसपास भी सबका बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।